नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक की ओर से क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर जारी नहीं किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो वर्मा गेस में पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, वर्मा गेस में आपका मॉडल पेपर का आंसर भी दिया गया है, लेकिन मैंने वहाँ पे देखा कि 4 से 5 क्वेश्चन का आंसर आपका गलत बताया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको उस क्वेश्चन के आंसर को सुधार करके बताऊंगा, साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको भी बताऊंगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 12 आर्ट्स की फुल तैयारी आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो कि इस मॉडल पेपर में दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो देखिए बच्चों, जिस प्रकार से आपका प्रत्येक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर में सामान्य निर्देश था, ठीक उसी प्रकार से आपका इसमें भी है कि टोटल प्रश्नों की संख्या आपका 40 है, जिसे हल करने के लिए आपको 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 1 अंक निर्धारित है और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर है? अब हम लोग डायरेक्ट प्रश्नों पे चलते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ था। तो ये जो शीत युद्ध है बच्चों, ये आपका 1945 में शुरू हुआ था और इसका जो अंत है आपका 1991 में हुआ था। शुरुआत कब हुआ था? 1945 में और अंत कब हुआ? 1991 में। क्लियर है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1945। देखिए, जो भी पॉइंट मैं आपको बताते चल रहा हूँ इसे आप लोग याद रखिए, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ। तो जो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन है बच्चों, ये आपका यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पे? बेलग्रेड में हुआ था। और कब हुआ था? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, 1961 में हुआ था। कब? 1961 में। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 1949 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया गया। तो जो अप्रैल 1949 में है बच्चों, ये आपका नाटो बनाया गया था। कौन सा संगठन? नाटो बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया था? तो अमेरिकी गुट के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछता है कि जो सीटो है, सीटो कब बनाया गया था। तो ये जो सीटो है बच्चों, ये आपका 1954 में बनाया गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और ये जो सेंटो है, ये भी पूछता है कि सेंटो कब बनाया गया था। तो सेंटो आपका 1955 में बनाया गया था। साथ ही साथ वर्सा पैक्ट के बारे में भी पूछता है कि वर्सा पैक्ट कब बनाया गया था। तो ये भी आपका वर्सा पैक्ट भी आपका 1955 में बनाया गया था। सीटो 1954 में, सेंटो और वर्सा पैक्ट आपका 1955 में बनाया गया। जो आपका सीटो, नाटो और सेंटो है, ये आपका अमेरिकी गुट के द्वारा बनाया गया था, जबकि जो आपका वर्सा पैक्ट है ये आपका सोवियत संघ के गुट के द्वारा बनाया गया था। मैंने आपको डिटेल में चैप्टर पढ़ाया था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है तो क्या होता है, शीत युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें दुनिया 2 गुटों में बंट जाती है। एक तरफ आपका अमेरिकी गुट हो जाता है, एक तरफ आपका सोवियत संघ की गुट हो जाती है। जो अमेरिकी गुट होता है वो ये सब सैन्य गुट बनाता है, सैन्य संगठन बनाता है, जैसे सीटो, नाटो, सेंटो। और जो आपका सोवियत संघ वाला पार्टी होता है वो क्या बनाता है? वर्सा पैक्ट बनाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपका डिटेल में पढ़ाया हुआ है, उस वीडियो को आप लोग चैनल पे पढ़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है? तो 1949 में किसकी स्थापना हुआ था? तो नाटो की स्थापना हुआ था। क्लियर है? उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से है। तो दूसरी दुनिया का जो आशय है बच्चों, वो आपका कम्युनिस्ट देशों से है। देखिए, कहीं कहीं कम्युनिस्ट देश आपका ऑप्शन में नहीं रहेगा, ऑप्शन में क्या रहेगा? साम्यवादी देश। ठीक है, तो जो आपका कम्युनिस्ट देश है और साम्यवादी देश है, ये दोनों आपका एक ही है। तो ऑप्शन में आपका कम्युनिस्ट देश ना रहे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करना, वहां पे आपका साम्यवादी देश रहेगा। तो दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से है? कम्युनिस्ट देश या तो साम्यवादी देशों से। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी कब अपनाया गया। तो जो शॉक थेरेपी है बच्चों, ये आपका 1990 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों कि प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ। तो देखिए, जब चैप्टर को मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ था तो वहां पे इसके बारे में अच्छा से एक्सप्लेन करके बताया हुआ था कि क्या हुआ था। एक देश था आपका इराक
और एक देश था आपका कुवैत। इराक क्या करता है कि कुवैत पर हमला करता है और इस पर अवैध रूप से कब्जा कर लेता है। उसके बाद क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में एक मीटिंग होता है जिसमें ये निष्कर्ष निकल करके सामने आता है कि कुवैत को किसी भी प्रकार से इराक के कब्जा से छुड़ाया जाए। इसके लिए क्या होता है, अमेरिका और 38 देश मिलकर के एक सैन्य टुकड़ी तैयार करती है जो क्या करता है, इराक पर हमला कर देता है और कुवैत को बचा लेता है, मतलब कि उससे छुड़ा लेता है। ठीक है, तो ये जो युद्ध हुआ था आपका अमेरिका की सैन्य टुकड़ी और इराक के बीच, तो इसी को किस नाम से जाना जाता है, प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुआ था, तो ये आपका फरवरी 1991 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है। तो देखिए बच्चों समझिएगा, देखिए जब कोई भी देश के बीच युद्ध होता है ना, तो उस देश की सेना के द्वारा एक कोड नेम दिया जाता है। जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, तो भारतीय सेना की ओर से इस युद्ध का एक कोड नेम दिया गया था। क्या कोड नेम दिया गया था, ऑपरेशन विजय। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जब प्रथम खाड़ी युद्ध हो रहा था, वहाँ पे अमेरिकी सेना के द्वारा इसे एक कोड नाम दिया गया था। क्या दिया गया था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सारा समझाते हुए चल रहे हैं ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 7 पार्टी अलायंस में नहीं था। तो ये आपका श्रीलंका है ना, ये 7 पार्टी अलायंस में नहीं था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई। तो जो चीन है आपका, इन्होंने 1978 में क्या किया था, खुले द्वार की नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 1978 भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कि चीन ने खुले द्वार की नीति कब अपनाई थी, तो 1978 में अपनाया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चीन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1972 का शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था। तो जो 1972 का शिमला समझौता है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों कि दाशिश यानी कि सार्क की स्थापना कब हुई। तो ये जो सार्क है बच्चों, इसकी स्थापना कब हुआ था, 1985 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। देखिए इससे रिलेटेड और भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, उसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये सार्क की मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय काठमांडू में। कहाँ पे, काठमांडू में। और इसमें टोटल कितने देश हैं, तो वर्तमान में इसमें टोटल कितने देश हैं, 8 देश। और जब इसकी स्थापना हुआ था उस समय कितने देश थे, उस समय आपका 7 देश था। लेकिन 2005 में क्या हुआ, 8वां देश आपका जो अफगानिस्तान है, ये सार्क में शामिल हुआ था। ठीक है, क्लियर है। तो ये सब पॉइंट आप लोग याद रखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका कहाँ पे अवस्थित है, ये आपका नीदरलैंड की राजधानी हैग में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुआ था। लेकिन वर्मा केस में जो आपका आंसर बताया गया है, वो बताया गया है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1945 इसका आंसर बताया गया है, जो कि यह आंसर आपका गलत है। क्योंकि आपका जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी में आपका क्या दिया हुआ है, 1944 दिया हुआ है। देखिए एनसीईआरटी बुक के पेज, जिस पेज में इसका आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको फोटो खींच करके लगा दिया हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो आंसर है विश्व बैंक की स्थापना वो कब हुआ है, तो 1944 में हुआ है। ठीक इसी प्रकार से 2 से 3 क्वेश्चन और हैं जिसका आंसर वर्मा गेस में गलत बताया है। वो सब क्वेश्चन आगे मैं आपको उसका सही उत्तर करके आपको जहां जहां गलत है वहां पे आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं जिन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है। तो देखिए बच्चों, सुरक्षा परिषद में आपका कुल 5 अस्थायी सदस्य हैं और आपका कुल 10 अस्थायी सदस्य। कितने अस्थायी सदस्य हैं, तो याद रखिएगा 10 अस्थायी सदस्य हैं और 5 आपका अस्थायी सदस्य है। तो ये देखिए 10 अस्थायी सदस्यों का नाम आप लोग याद नहीं रखिएगा तो उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो आपका 5 अस्थायी सदस्य हैं जिन्हें वीटो प्राप्त है, इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आपको रटना नहीं पड़ेगा। ट्रिक से आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है, रूस का फेस। क्या ट्रिक है, रूस का फेस। ठीक है, FACE
सी। इस ट्रिक के माध्यम से जो 5 अस्थायी सदस्य हैं जिन्हें वीटो प्राप्त है, इसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए, रूस से आपका क्या हो गया, एक देश हो गया रूस। उसके बाद देखिए एफ से क्या हो गया, फ्रांस हो गया। ए से आपका क्या हो गया, अमेरिका हो गया। सी से आपका चाइना हो गया और ई से आपका क्या हो गया, इंग्लैंड, जिसे ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से 5 अस्थायी सदस्यों के नाम आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन में क्या है, चीन, हाँ जी ये भी है, फ्रांस आपका भी है, रूस भी है, ब्रिटेन है, लेकिन जर्मनी, देखिए कोई भी आपका ट्रिक में जर्मनी है नहीं, तो ये आपका जर्मनी अस्थायी सदस्य नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन है चीन, हाँ चीन है आपका, सी से चाइना। उसके बाद फ्रांस है, देखिए हाँ एफ से फ्रांस है ट्रिक में। रूस है तो रूस है आपका शुरू में ट्रिक में। ब्रिटेन है आपका ट्रिक में। इंग्लैंड को भी ब्रिटेन कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया। अमेरिका भी ट्रिक में है। तो देखिए तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका। ये 5 सदस्य जो अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त सुरक्षा परिषद का, जिन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार से रूस का फेस जो आपका ट्रिक है, इसके माध्यम से जिन्हें वीटो प्राप्त है अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद का, इसे आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो देखिए जो सुरक्षा का अर्थ है वो है खतरे से मुक्त रहना। खतरा आप पर नहीं आएगा तो इसी का मतलब क्या है कि आप सुरक्षित हैं। खतरा से आप मुक्त हैं, सुरक्षा गई तो इसी का मतलब क्या हो जाएगा कि आप सुरक्षित हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो वर्मा गेस में आंसर बताया गया है वो बताया गया ऑप्शन नंबर 3, यानी कि खतरा मंडराना। क्या बताया गया है यहाँ पे? सुरक्षा का अर्थ बताया गया, जो कि आपका पूरी तरह से गलत है। एनसीईआरटी का यहाँ पे मैं आपका क्या कर सकता हूँ, स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, जिसपे आप देख सकते हैं लिखा गया है सुरक्षा का अर्थ क्या होता है, खतरे से आजाद रहना। आजाद का मतलब क्या हुआ, मुक्त रहना। तो खतरे से जो मुक्त रहना होगा इसका मतलब ही क्या होता है, सुरक्षा होता है। यही सुरक्षा का आपका अर्थ होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और यहाँ पे इसका आंसर गलत दिया हुआ है। अगर आपने वर्मा लिया है तो सुधार लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस संधि ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतः वर्जित किया है? तो किस संधि ने? तो व्यापक परीक्षण संधि ने क्या क्या है, जो परमाणु परीक्षण होते हैं, परमाणु हथियार का परीक्षण होता है, इस पर क्या क्या है, पूर्णतः वर्जित किया है, पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा व्यापक परीक्षण संधि। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो इसका आंसर कमेंट करेंगे। चंगरियस पढ़ते आ रहे हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मना रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वैश्विक ताप वृद्धि किस सुरक्षा का मामला है? तो जो वैश्विक ताप वृद्धि है ये आपका वैश्विक सुरक्षा का मामला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों कि भारत ने नवीन आर्थिक नीति कब अपनाई? तो भारत ने नवीन आर्थिक नीति कब अपनाया था? 1991 में। देखिए इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछेगा कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था कब खोली? तो भारत ने जो अपनी अर्थव्यवस्था है वो 1991 में ही खोला था, जब उन्होंने क्या किया था, नवीन आर्थिक नीति को अपनाया था। उसी समय अपनी अर्थव्यवस्था खोला था। अपनी अर्थव्यवस्था खोलने का मतलब क्या हुआ कि देखिए पहले क्या था, 1991 से पहले कि भारत में कोई भी विदेशी कंपनी नहीं आ सकती थी और अपनी फैक्ट्री को नहीं लगा सकता था। लेकिन जब 1991 में एलपीजी लागू किया गया, एलपीजी का मतलब क्या हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि नवीन आर्थिक नीति, जब ये इसे लागू किया गया तब क्या हुआ कि जो विदेश की कंपनियां थी वो भारत में आकर के अपनी फैक्ट्रियां लगा सकती थी और यहाँ पे माल का प्रोडक्शन कर सकता था। ठीक है, तो याद रखिए कि किसी भी तरह से आपसे पूछे कि एलपीजी कब लागू किया गया था, नवीन आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी, और तो भारत ने पहली बार अर्थव्यवस्था कब खोला था। ठीक है, तो इन सभी का आंसर क्या हो जाएगा, 1991 हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, ये आपका एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ, देखिए दुनिया में 2 तरह की अर्थव्यवस्था प्रचलित है। एक है आपका साम्यवादी अर्थव्यवस्था, एक है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो भारत जो है ना आपका, ना ही साम्यवादी है ना ही पूंजीवादी है, इन दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, दोनों है मतलब आधा आधा। तो इसी को क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो जो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है वो था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, यही भारत का अंतिम वायसराय था और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लेकिन वर्मा गेस में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर 2 सी राजगोपालाचारी। ये आपका सी राजगोपालाचारी नहीं होगा। यहाँ पे कुछ बच्चों के मन में भी सवाल उठ रहा, नहीं सर आप ही गलत बता रहे वर्मा गेस में,
सही दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अंतर क्या है समझिएगा, आप लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तब क्या होगा, सी राजगोपालाचारी होगा। अगर भारतीय गवर्नर जनरल पूछे, अगर सिर्फ गवर्नर जनरल पूछे तो क्या होगा, लॉर्ड माउंटबेटन होगा। देखिए यहाँ पे मैंने दोनों का स्क्रीनशॉट आपका लगा दिया। जो आपका टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक आप लोग अपना भैया तैयार से पूछिएगा ना कि टेक्स्ट बुक क्या है, ठीक है। एक विश्वसनीय वेबसाइट है जिसके माध्यम से टेस्ट दिया जाता है। बड़े बड़े यूपीएससी वाले टेस्ट इसी में देते हैं, जेपीएससी वाले, जेएसएससी वाले, एसएससी वाले, सभी लोग इसमें टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो इसका गलत नहीं हो सकता और गूगल में भी आप लोग सर्च करके देख सकते हैं और एनसीईआरटी उठा करके भी देख सकते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल आपका सी राजगोपालाचारी था। क्लियर है बच्चों। चलिए, तो ये 2-3 क्वेश्चन आपका गलत था। उसके बाद और भी पूर्ण क्वेश्चन गलत है, उसको भी मैं आपके आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था। तो उस समय जो कश्मीर का राजा था ना, उन्होंने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, साइन किया था। तो कौन था उस समय राजा, राजा हरि सिंह था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है। तो लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो भीमराव अंबेडकर था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रारूप समिति का गठन किया गया था, एक कब किया गया था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष कौन था, भीमराव अंबेडकर था। क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे वो कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव था, ठीक है। देखिए 3 लोगों ने मिलकर के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। कौन कौन थे, एक था आपका जयप्रकाश नारायण, एक था आपका राम मनोहर लोहिया और एक था आपका आचार्य नरेंद्र देव। जो देखिए यहाँ पे सिर्फ आपका आचार्य नरेंद्र देव ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन यही आपका सही होगा। अगर ऑप्शन में आपका रहता जयप्रकाश नारायण तो राम मनोहर लोहिया, तब क्या हो जाता, सब हो जाता है। लेकिन सिर्फ आचार्य नरेंद्र देव दिया हुआ है, तो सिर्फ आचार्य नरेंद्र देव ही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए आचार्य नरेंद्र देव ऑप्शन में ना रहे, जयप्रकाश नारायण रहे, तो वो भी आप लोग टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ना रहे, राम मनोहर लोहिया रहे, तो उसे भी आप लोग टिक कर दीजिएगा। रहेगा तो तीनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, तीनों रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो तीनों में से एक रहेगा, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे सिर्फ आचार्य नरेंद्र देव दिया हुआ है, इस वजह से मैंने इसको टिक कर दिया, ठीक है। मतलब यही यहाँ पे सही उत्तर होगा। आचार्य नरेंद्र देव ना रहे तो तीनों, जयप्रकाश नारायण तो राम मनोहर लोहिया, ये 2 में से एक जरूर रहेगा, ठीक है। चलिए इन तीनों ने मिलकर के ही जो आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इसकी स्थापना किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो हरित क्रांति का जनक कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है बच्चों, एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति का जनक है। अगर पूछे कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग। कौन, नॉर्मन बोरलॉग जो आपका था, ये थे विश्व में हरित क्रांति का जनक। जबकि भारत में कौन था, तो एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति का जनक था। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मिल्कमैन ऑफ इंडिया का संबंध किससे है। थोड़ा क्वेश्चन को घुमा करके पूछा है, बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, याद रखेगा वर्गीज कुरियन को। किसे, वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया मतलब कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन घुरा करके पूछा है कि मिल्कमैन ऑफ इंडिया किससे संबंधित है। तो जो मिल्कमैन ऑफ इंडिया संबंधित है वो किससे है, दूध उत्पादन वृद्धि से। किससे है, यानी कि जो श्वेत क्रांति आपका था दूध उत्पादन से संबंधित था, इसी से आपका संबंधित है मिल्कमैन ऑफ इंडिया। और इसको किसने चलाया था, तो वर्गीज कुरियन ने चलाया था। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दूध उत्पादन वृद्धि से। आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा है, मिल्क और यहाँ पे दूध, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा पैक्ट नामक संगठन निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा बनाया गया था। तो मैंने शुरू में आपको पढ़ाया कि नाटो, सीटो, सेंटो, वहां पे भी आपका वर्षा पैक्ट था। तो वर्षा पैक्ट की स्थापना कब हुआ था, 1955 में। किसने इसको बनाया था, तो इसको बनाया था सोवियत संघ ने, ये सैनिक गुट को बनाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रथम बैठक कहाँ पे हुआ। तो ये भी क्वेश्चन शायद मैंने आपको पढ़ाया हुआ है,
आगे आपका शुरू में ही था ये क्वेश्चन। तो कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। ये 2 क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो जो गरीबी हटाओ का नारा है ये आपका इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने 1971 की आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। कब दिया था? 1971 में। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल लागू किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 352। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू किया जाता है। और अनुच्छेद जो आपका 356 है, इससे किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद से लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 से और 352 से आपका आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है भावी इतिहास हमारा है, यह नारा किस आंदोलन का है? तो ये जो नारा है बच्चों बिहार छात्र आंदोलन का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा किस नेता ने दिया था? तो ये जो नारा है आपका D.K. बरुआ ने दिया था। किसने? D.K. बरुआ ने ही कहा था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इन्होंने ही इस नारा को दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ पे D.K. बरुआ लिखा हुआ है, ठीक है। D.K. बरुआ का फुल नाम क्या है? देवकांत बरुआ। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? तो किस राज्य में हुआ था ये संगठन? ये आपका महाराष्ट्र में आपका दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1972 में आपका दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना हुआ था। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व मानव अधिकार दिवस है आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि चिपको आंदोलन से किसका संबंध है? तो जो चिपको आंदोलन से संबंधित नेता है बच्चों वो है आपका सुंदरलाल बहुगुणा। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा जो आपका है ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। इन्होंने इसके चिपको आंदोलन की शुरुआत किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए एक और क्वेश्चन पूछता है कि मेघा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित है? तो जो मेघा पाटेकर है ये आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में के किस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसे JMM कहा जाता है, ठीक है, सक्रिय है? तो ये कौन से राज्य में सक्रिय है? आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है यार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत का 7 बहनों में शामिल नहीं है? तो जो आपका उत्तराखंड है ये उत्तर पूर्वी के 7 बहनों में शामिल नहीं है। उत्तर पूर्वी के जो 7 राज्य बच्चों इसी को क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर कहा जाता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा, मिजोरम। ये सब जो 7 राज्य है आपका यहाँ पे लिख देते हैं, त्रिपुरा, मिजोरम। ये सब जो 7 राज्य हैं आपका यही सब क्या होता है आपका? ये आपका उत्तर पूर्वी भारत के 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, टी से आपका त्रिपुरा, M से हो गया आपका मणिपुर। तो यहाँ पे आपका देखिए उत्तराखंड है कि इसमें नहीं आ रहा है, तो उत्तराखंड आपका नहीं आता। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल कमीशन का जो अध्यक्ष है बच्चों वो था आपका बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। कौन था? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल मंडल कमीशन का अध्यक्ष था। यहाँ पे क्या लिखा है? बिंदेश्वरी परमंडल लिख दिया, ठीक है। तो बिंदेश्वरी परमंडल नहीं, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, याद रखिएगा। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो थे आपका मंडल कमीशन का अध्यक्ष था, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो किस भी टॉपिक पे चाहिए? क्या आपको चैप्टर वाइज जो वर्मा गिब्स में MCQ दिया हुआ है उसमें भी कुछ मिसप्रिंट है क्या, वो सुधार करके आपको चाहिए? तो अच्छा से सभी जो मैंने आपको गिब्स पेपर दिखाया था उसमें से सभी मिला करके आपका VVI क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और जितना हो सके इस वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करना।
ना, ताकि सभी को इसका लाभ हो सके। ठीक है, साथ ही साथ जो आपका 8, 9, 11 और आपका जो 10 क्लास के बच्चे हैं उसको भी इस चैनल के बारे में बताइएगा, क्योंकि मैं आपका 8, 9 और 10, 11 का भी अच्छा से तैयारी करवाता हूँ। ठीक है, तो उसको भी आप लोग बताइएगा और दोस्तों में इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।